हे फ्रेंड्स हाय। ये एक ऑडियो लेक्चर है जिसमें हम प्राक हड़प्पी संस्कृति यानी कि प्री हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो प्री हड़प्पन कल्चर है यानी कि जो प्राक हड़प्पी संस्कृति है तो वो क्या है। तो हड़प्पा को 3 पार्ट्स में या 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका प्री हड़प्पन स्टेज, दूसरा है मैच्योर हड़प्पन स्टेज और तीसरा है पोस्ट हड़प्पन यानी कि उत्तर हड़प्पा। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है प्राक हड़प्पा संस्कृति। अब इस संस्कृति की सर्वप्रथम जानकारी हड़प्पा में मिली। कब मिली? जब डॉक्टर व्हीलर ने यहाँ पे 1946 में खुदाई का कार्य किया पहली बार, तब हमें हड़प्पा की जानकारी होती है। इसके बाद सिंध में कोट दीजी नामक स्थल पर, उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान पर इस संस्कृति के दर्शन हुए। अब इस संस्कृति के कई अन्य स्थान, अब तक तो बहुत सारे स्थान प्राप्त हो चुके हैं। इससे यह तो निश्चित हो गया कि सिंधु संस्कृति से पहले सिंध, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में एक विशाल संस्कृति फली फूली थी। इस संस्कृति को कई विद्वान प्रारंभिक सिंधु या हड़प्पी संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अब तक यही माना जाता रहा है कि जो 4 दीवारी है वाली नगर संरचना सिंधु सभ्यता में ही पहली बार देखने को मिलती है और इसकी रचना इन्हीं लोगों ने पहली बार की होगी। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने पहली बार 4 दीवारी बनाई होगी अपने नगर के चारों तरफ, ऐसा माना जाता रहा। परंतु मान्यता तब भ्रामक सिद्ध हो गई, तब गलत सिद्ध हो गई, क्योंकि नगर रचना के और भी 4 दीवारी वाली नगर रचना के कुछ अवशेष कोट दीजी और कालीबंगा की खुदाई में मिले। अब जो सिंधु सभ्यता का हमें समझ में आता था कि वहाँ के लोग ही 4 दीवारी अपने नगर के आस किनारे बनाते थे चारों तरफ, जब हम कोट दीजी को देखते हैं और कालीबंगा को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्री हड़प्पन स्टेज में भी 4 दीवारी बनना शुरू हो गई थी। अभी तक इन दोनों स्थानों से, जो कि प्राकृतिक रूप से हड़प्पी संस्कृति के अवशेषों के नीचे दबे पड़े हैं, इस समय के अवशेषों को बहुत ब्यौरेवार जानकारी नहीं मिली, क्योंकि यहाँ विस्तृत क्षेत्र में खुदाई नहीं हुई। तो अब यहाँ से हमें, यानी कोट दीजी से और कालीबंगा से हमें 4 दीवारी तो मिलती है प्री हड़प्पन स्टेज की, पर बहुत कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ एक्सकवेशन बहुत लार्ज वे में नहीं किया गया। इसलिए प्रत्येक घर में कितने कमरे थे, इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या थी, हम ये नहीं बता सकते। फिर भी एक तथ्य ध्यानाकर्षक है कि इन घरों में प्राप्त चूल्हे जमीन के ऊपर और भीतर पाए गए हैं। ऐसे चूल्हे आजकल गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से नहीं प्राप्त होते, परंतु पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, ईरान, जहाँ तंदूरी रोटी खाई जाती है, आज भी काम में लाए जाते हैं। इसमें आटे की लोई को हाथ से थापकर मोटी रोटी बनाकर उसे चूल्हे के भीतरी भाग में दीवार पर चिपकाया जाता है। इस तरह एक साथ 3-4 रोटियां रखी जाती है और फिर शीघ्रता से एक लोहे की लंबी शलाका से, यानी रॉड से, इन रोटियों को उठाकर उनके किनारे फेर कर अच्छी तरह से पक जाने पर निकाल लिया जाता है। आपने ऐसी रोटियां बनती देखी होंगी, जहाँ पे भी किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में, जहाँ पे भी तंदूरी रोटियां बनती हैं, आपने देखा होगा एक बड़े से ड्रम में भी वो क्या करते हैं कि रोटियां, अंदर आग जल रही होती है, चारों तरफ चिपका देते हैं, या ज़मीन में गड्ढा खोद के भी ऐसी रोटियां बनाते हैं। ऐसे विशिष्ट प्रकार के चूल्हे सिंधु संस्कृति में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में बने मकानों में प्राप्त नहीं होते। ये हमें कहाँ प्राप्त हो रहे हैं ऐसे चूल्हे? कोट दीजी में और कालीबंगा में। जैसा कि ऊपर बताया गया कि पश्चिमी एशिया से मिले ये चूल्हे प्राक हड़प्पी संस्कृति के विशिष्ट अंग हैं, और यह निश्चय पूर्वक सिद्ध होता है कि इस दिशा में यह प्रभाव पड़ा था। मतलब कि हमें जैसा लगता है कि सिर्फ सिंधु सभ्यता, जो मैच्योर वाला पीरियड है सिंधु सभ्यता का, वहाँ के लोगों ने ही विकास किया था। नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ें बाद में पता चलती हैं कि प्री हड़प्पन स्टेज में ही बहुत कुछ विकसित हो गया था। ऐसी ही जानकारी मिट्टी के काम, बर्तनों के आकार और उन पर हुई चित्रकारी के प्रकारों से स्पष्ट होती है। मिट्टी का काम पक्का और विविधता युक्त है, फिर भी सिंधु संस्कृति से यह भिन्न है। यदि हम कालीबंगा से मिले बर्तनों पर नज़र डालें तो कम से कम ये 6 प्रकार के लगते हैं।
पहला प्रकार ये लगता है कि चाक पर उतारे हुए साधारण लाल और पीले साधारण मोटाई वाली दीवार वाले बर्तन, विशेषतः कटोरे और मटकियाँ, इन पर काले रंग के 32 तरह के चित्र बनाए गए थे। ये पहला प्रकार था। जो दूसरा प्रकार है, ये बर्तन बाहर से खुरदरे हैं और इन पर हिरण की सुंदर आकृति बनी है। जो तीसरा प्रकार है, इन बर्तनों की बनावट बहुत सुंदर है। इन पर 10 प्रकार की चित्रकारी देखने में आती है, जिसमें मत्स्य, शल्क या सहरसा जैसी आकृतियाँ, जो अब तक की सिंधु सभ्यता की विशिष्टता समझी जाती थी, देखने में आती है। मतलब ये सारे जो बर्तन की डिज़ाइन हमें मिल रही है, ये प्री हड़प्पन स्टेज में कालीबंगा से मिल रही है। इसमें अन्न संग्रह करने के लिए बने बड़े कोठिल देखने में आते हैं। इन पर तीक्ष्ण औजार की चित्रकारी उत्कीर्ण है। छोटे आधार वाले प्याले हैं, जो बाहर से धुंधले, सफ़ेद और भूरे दिखते हैं। भूरे बर्तन, इनमें आधार वाली थालियाँ, कटोरे और छिछली कढ़ाई जैसे बर्तनों का समावेश है। तो ये 6 प्रकार के बर्तन हमें कालीबंगा से मिल रहे हैं, और वो भी प्री हड़प्पन स्टेज से, यानी कि प्राक हड़प्पा के स्टेज से। इन 6 प्रकारों के मिट्टी के कामों पर बलूची और ईरानी मिट्टी के काम का विशेषतः मटकियों को बाहर से हेतुपूर्णता के अनुसार खुरदना रखने और उन पर तीक्ष्ण हथियार से नक्काशी करने की पद्धति का प्रभाव दिखाई देता है। अब जो ये प्रकार है, ये हमें बलूची और ईरानी संस्कृति की हमें इस पर थोड़ी सी छाप दिखाई देती है। जो कालीबंगा के बर्तन हैं उन पर फसल काटने के लिए अकीक पत्थर के छोटे फलक काम में लाए जाते थे। अकीक एक तरह का पत्थर है। यह भी उल्लेखनीय है कि यहाँ से चर्च से बनाए हुए लंबे और बड़े फलक नहीं प्राप्त होते। गहनों में अभी तक अकीक इत्यादि से बनाए हुए सादे मनके ही प्राप्त हुए हैं। धान्यों में गेहूँ, जौ इत्यादि खाए जाते होंगे, परंतु अभी तक इसके प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर भी कालीबंगा से 2 टीलों के बीच जिस खेत के अवशेष मिले हैं, वे यदि इसी समय के हों तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उस समय आज की और ऐतिहासिक काल की तरह हल या ऐसे ही किसी अन्य साधन से समांतर खड़ी या आड़ी लकीरें बनाकर गेहूँ, अन्न या कोई अन्य अनाज जैसे राई, तिलहन बोए जाते थे। कालीबंगा के उन खेतों की बात की जा रही है जो कि प्री हड़प्पन स्टेज के माने जाते हैं, और जिन पे आड़ी और खड़ी 2 लकीरें खींची गई हैं, यानी कि उस पर हल जैसी चीज़ को, मतलब हल का फाल चला हुआ दिखता है, और उस पर एक साथ 2 फसलें उगाने का प्रमाण मिलता है। अभी तक इस संस्कृति से लिखने पढ़ने का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। कांसे से के लंबे औजार, हथियार गिने चुने ही मिलते हैं। इस भांति तथा अन्य सभी दृष्टियों से सिंधु संस्कृति की अपेक्षा यह संस्कृति कम विकसित थी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्री हड़प्पन स्टेज है वो मैच्योर हड़प्पन जितना विकसित नहीं था। इसका एक ही लक्षण बहुत ज़्यादा आकर्षक है, वो यह है मकानों या नगर हेतु जो 4 दीवारी की रचना की गई थी वो, क्योंकि वो हमें मैच्योर हड़प्पन में भी दिख रहा है और प्री हड़प्पन में भी दिखाई दे रहा है, कोटदीजी से और कालीबंगा से। जैसा कि प्रारंभ में कहा गया है कि कोटदीजी और कालीबंगा में बुर्ज सहित 4 दीवारी के अवशेष हड़प्पी नगर के अवशेषों के नीचे प्राप्त हुए हैं। कोटदीजी में पत्थर आसानी से प्राप्त होने के कारण नीचे के 10 फुट में अनगढ़ पत्थर काम में लिए गए हैं और इन पर कच्ची ईंटों की दीवार बनाई गई है। यह दीवार चौड़ी भी खूब थी। आज भी इनकी 12 से 14 फुट ऊंचाई मिली है। इस 4 दीवारी की इन दिनों 108 फुट लंबी दीवार प्रकाश में आई है। यह पूरी दीवार कितनी लंबी होगी यह तो पूरी खुदाई से ही पता चल सकता था। इसमें जगह जगह बुर्ज बनाए गए हैं। ईशान कोनों के बुर्ज की दीवार 31 फुट लंबी है और 20 फुट चौड़ी है। बाहर के भाग में इसे कच्ची ईंटों का ढलान दिया गया है, जिससे शत्रु को चढ़ाई के समय विशेष कठिनाई का सामना करना पड़े। तो इस दीवार की जो बात कर रहे हैं, ये कोटदीजी में जो दीवार बनी है नगर के बाहर जो 4 दीवारी बनी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और आगे के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को प्री हड़प्पन में अभी हमने कोटदीजी देखा, फिर कालीबंगा को कंटिन्यू करेंगे। सी यू देन।